हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मृदा यानी मिट्टी। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे कंफर्म। यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या बीईओ की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो इसी से पूछेगा। चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर हम मृदा की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मृदा क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए। पहले इस चीज़ को समझते हैं। हम मृदा की बात करें तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। फ्रेंड्स, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से मृदा की उत्पत्ति हुई है। नोटेड, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर यानी फर्श। फ्रेंड्स, यानी मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा सोलम से हुई है, जिसका मतलब होता है फर्श या फ्लोर। मृदा पृथ्वी की एक पतले आवरण में ढकी रहती है और जल और वायु की उपयुक्त मात्रा के साथ मिलकर पौधों को जीवन प्रदान करती है। जैसे चित्र में देखें, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से पौधों को जीवन प्रदान करती है मृदा। भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और अन्य मिट्टियों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, यानी भारतीय भूभाग पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसके बाद काली, लाल और लेटराइट मृदा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझते हैं कि आखिर मृदा कहते किसे हैं, किस तरह से मृदा को डिफाइन करें। अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी जैविक अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। जैविक यानी बायोटिक, जैविक पदार्थों में बैक्टीरिया, जबकि अजैविक पदार्थों में कंकड़, बालू, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पत्थर आदि को रखा जाता है। फ्रेंड्स, समझने वाली बात है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द सॉइल तो जवाब दीजिए इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। जैविक में बैक्टीरियाज, जबकि अजैविक में कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, जो भी मिनरल्स है सबको आप डाल सकते हैं। यानी पहले इस पीपीटी में जो मैंने आपको दिया इसमें 3 चीज़ें समझाई। पहला, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श। जबकि दूसरे पॉइंट में समझाया कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तीसरे में समझाया कि मृदा जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। आई होप कि यहाँ तक पूरी तरह से कमांड आ गया हो। अब चलिए उत्तर प्रदेश की मृदा पर पूरी तरह से विस्तार से डिस्कस करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की मृदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में या 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, नोट करते जाइए कॉपी में। दूसरा है गंगा के विशाल क्षेत्र की मृदा और तीसरा है दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा। यानी 3 भागों में बांटा गया। अगर हम यहाँ पे चित्र के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर चित्र में स्पष्ट रूप से मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। देखें यहाँ पर चित्र में ये देख रहे हैं, ये देखिए कलर से दिया हुआ भाबर एंड तराई जोन, यानी ये जो पूरा का जो पूरा रीजन है इसे तराई और भाबर मृदा कहा जाता है। फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, यानी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पार्ट है नेपाल के साथ जो सीमा बना रहा है, ये सारे के सारे क्षेत्र भाबर और तराई मृदा वाले क्षेत्र हैं। अगर हम गंगा के विशाल मैदान वाले बात करें तो ये पूरा का पूरा रीजन, फ्रेंड्स, ये जो रीजन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा गंगा का विशाल
क्षेत्र की मृदा है, जिसमें आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पूरे पार्ट को आप ले सकते हैं, अंडरस्टैंड, जिसमें आपका गंगा के विशाल क्षेत्र की मृदा आएगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मृदा, तो यहाँ पर देखिए आपको 3 विंध्यन, बुंदेलखंड और सेंट्रल जोन दिया हुआ है। यानी ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये पूरा पार्ट दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र शामिल होते हैं। आई होप फ्रेंड्स पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो रही हो। यानी उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, गंगा के विशाल क्षेत्र की मृदा और दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र की मृदा। चलिए फ्रेंड्स एक एक करके मैं डिफाइन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगर हम यहाँ पे भाबर या तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इसको समझते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको चित्र में स्पष्ट रूप से बताया था कि ये वाला पूरा का पूरा रीजन भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा है। अगर भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा की बात करें तो यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित है। यानी कि स्पष्ट रूप से तराई क्षेत्र की मृदा जो होती है वो कंकड़, पत्थर और बालू से निर्मित होती है, क्योंकि जो नदियाँ बहा करके जब तराई क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ पे कंकड़, बजरी, बालू को एकत्रित करती हैं। उसी मृदा को भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ निचले स्तर पर जल चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ और वन ही पाए जाते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वस्तुतः तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। यानी भाबर क्षेत्र की जो मृदा है, जो भाबर क्षेत्र है, यहाँ पे झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं, जबकि तराई क्षेत्र की जो मृदा होती है वो समतल, दलदली और नम होती है। इस मृदा में गन्ने और धान की पैदावार हो सकती है। साथ साथ में इस मृदा का विस्तार अगर बात करें तो महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया हो। यानी कि अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे ज़्यादा पूछेगा कि भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा उत्तर प्रदेश के किस भाग में है। तो आंसर इस आपको देना है कि नेपाल से सटी हुई जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन क्षेत्रों में, या उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो नेपाल से बाउंड्री बनाते हुए उत्तराखंड तक बाउंड्री बना रहा है, उन सभी क्षेत्रों में तराई और भाबर मृदा पाई जाती है। जो भाबर मृदा होती है उसमें कंकड़, पत्थर, बजरी होते हैं, जो उपजाऊ नहीं होती, अतः झाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। जो तराई क्षेत्र की मृदा है वो समतल, दलदली और नम मृदा होती है। यहाँ पे गन्ना और धान की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है, अतः अभी डायरेक्ट मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। बाद में मैं बाय फेस आपको डायरेक्ट पढ़ाऊँगा। अभी के लिए जो फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हर एक तरह से मैं आपके साथ हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फ्रेंड्स अगर हम उत्तर प्रदेश में पहले हमने भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा को देख लिया, अब दूसरा है गंगा के विशाल क्षेत्र की मृदा। यानी गंगा के विशाल क्षेत्र की मृदा की बात करें तो ये फ्रेंड्स चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रीजन ये गंगा का विशाल क्षेत्र की मृदा है। फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़े एरिया में है। चलिए समझते हैं। विशाल गंगा यमुना मैदान प्लेस्टोसीन युग में विभिन्न नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। यानी ये कंफर्म हो गया कि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वो किस काल में बना था। तो आंसर टिक करना है, प्लेस्टोसीन काल में इसका डेवलपमेंट हुआ था। दूसरा, इस मृदा में पाई जाने वाली मृदा को जलोर या कछारी या भात मृदा कहते हैं। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इस मृदा को जलोर, कछारी और भात मृदा कहते हैं, जो कि कांप की मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। सीधे सीधे देखा जाए तो जो नदियां बहा कर सेडिमेंट्स
मैदानी क्षेत्रों में डिपॉजिट करती हैं, उसी से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, ये कन्फर्म है। इसमें मृदा की बात करें तो इस मृदा में पोटास और चूना की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। पहला, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो प्लीस्टोसीन काल में बना था। दूसरा, इस मृदा को जलोढ़, कछारी या भात मृदा कहते हैं। साथ साथ में इसमें पोटास और चूना की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आई होप क्लियर हो गया हो। अगर हम इस गंगा के विशाल मैदान की बात करें तो इस मृदा को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, खादर मृदा यानी जिसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। दूसरी, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। स्पष्ट रूप से यानी जलोढ़ मृदा जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, नवीन जलोढ़ मृदा और दूसरा, पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। खादर मृदा नदियों द्वारा, फ्रेंड्स देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, खादर मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा होती है जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा खादर मृदा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। इस कारण से ये मृदा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मृदा को कछारी, नवीन जलोढ़ और खादर मृदा कहा जाता है। यह मृदा हल्के भूरे रंग में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यह मृदा हल्के भूरे रंग की मृदा है जिसमें छिद्र युक्त महीन कणों वाली एवं जल करने की क्षमता वाली होती हैं। यानी स्पष्ट रूप से मैंने आपको यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यह जो मृदा होती है, इस मृदा की खासियत है ये हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा है। इसमें बलुआ, सिल्ट, बलुआ दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम काप मृदा है। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, इतने डायमेंशन को आपको याद करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ में आएगा ही आएगा। यकीन मानिए पिछले 7 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस को अगर आप कैश करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा की सीरीज के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो अभी तक खादर मृदा को मैंने आपको समझाया, अब बांगर समझते हैं। बांगर मृदा गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता और वहाँ की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यानी बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा है। अब वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, अतः वो पहले से ही जो क्रिएट हो चुकी हैं उसी को ही बांगर मृदा कहा जाता है। इस मृदा को बलुई दोमट, मटियार दोमट, मुंड मृदा या उपहार मृदा भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपहार मृदा किस मृदा को कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा यानी बांगर मृदा। मटियार दोमट मृदा किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा। ऐसे क्वेश्चन बनाकर यूपी पीसीएस में आपको देगा। इस मृदा में कंकर पत्थर की प्रधानता होती है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, यह मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फ्रेंड्स नोट करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस मृदा का विस्तार है। प्रदेश की अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहते हैं आदि क्षेत्रों में मृदा पाई जाती हैं। आई होप कि आपको खादर मृदा और बांगर मृदा दोनों ही संदर्भ में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई हो। अगर क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार देखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्रों की मृदा की बात करें तो इसमें एक मृदा है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवणीय, क्षारीय, ऊसर भूमि, ये बंजर भूमि होती है जो अनुपजाऊ होती है। अगर हम बात करें यह मृदा, ये जो मृदा है यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जल की निकासी नहीं हो पाती तथा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। साथ ही यहाँ गहरे स्तर पर जुताई के कारण
मृदा की उर्वरता हमेशा समाप्त होती जाती है धीरे धीरे। लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट एवं कैल्शियम के बने होते हैं, जो भूमि के ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में देखे जाते हैं और इनका पीएच मान 8.5 से कम होता है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, पूरी तरह से नोट करिए। साथ साथ में इस मृदा की बात करें तो यह मृदा अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। साथ साथ में इसे रह, बंजर या कल्लर नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लवणीय क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 से कम। पहला आंसर तो ये टिक कर देना। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कल्लर भूमि किसे कहते हैं, आंसर इस लवणीय क्षारीय मृदा। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगह पर मरुस्थलीय मृदा का भी विस्तार है। अगर हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों मथुरा, आगरा, अलीगढ़ की बात करें तो इन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। तापमान की अधिकता के कारण जब चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में आ जाती हैं तब इससे मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। ये हल्के हल्के रूप में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें लवण तथा फास्फोरस की अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में काली मृदा का भी विस्तार है जिसे रेगुर मृदा कहते हैं। काली मृदा की बात करें तो प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा कहा जाता है। फ्रेंड्स नोट कीजिए, करेल या कपासी मृदा कहा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मृदा का विस्तार है, अतः ये जो रीजन देख रहे हैं ये वाला रीजन, बेसिकली इसी रीजन में काली मृदा थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। आई होप क्लियर हो गया हो। साथ साथ में उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आपको लाल मृदा का विस्तार देखा जा सकता है। देखिए यह मृदा इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। बेसिकली ये वाला क्षेत्र कह रहा है, इस क्षेत्रों में ही लाल मृदा पाई जाती है। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड। और लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जिसके कारण से इस मृदा का विस्तार इन क्षेत्रों में देखा जाता है। आगे का मृदा की बात करें तो अगला मृदा है भूंड मृदा। भूंड मृदा, ध्यान समझिए फ्रेंड्स, भूंड मृदा की बात करें तो गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ वाले क्षेत्रों में बलुई दोमट मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूंड कहते हैं। यहाँ पे समझिए, अगर ये ऐसे अगर टीला बन गया, ठीक है, तो इसी को भूंड मृदा कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो। यह मृदा हल्की दोमट बलुई मृदा की तरह होती है। फ्रेंड्स अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, यहाँ पर इस डायमेंशन में मैंने आपको 4 मृदा समझाया। पहला मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे चट्टानें ब्रेक होंगी और बारीक बारीक कणों में जब आ जाएंगी तो वो मरुस्थलीय मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। काली मृदा जिसे रेगुर मृदा कहते हैं, ये बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मृदा की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। भूंड मृदा की बात करें तो भूंड मृदा ऐसी मृदा को कहते हैं जब बाढ़ वाले क्षेत्रों में 10 से 20 फीट की छोटे छोटे जब टीले बना लें अपर्दन के दौरान, तब ऐसी मृदा को भूंड मृदा कहा जाता है। मैंने आपको सारे के सारे डायमेंशन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझाया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप तैयारी करें, रटिए इसको, समझिए इसको। फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको बार बार ध्यान दे रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन या बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, जिसके कारण से मेरी जो वीडियो हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। अतः चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में बांटा था, आपको याद होगा। पहला
भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा गंगा क्षेत्र की मृदा और तीसरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मृदा। अब तक हमने जो पूरा डायमेंशन पकड़ा वो भाबर और तराई मृदा कर लिया, गंगा का मैदानी क्षेत्र की मृदा को भी कर लिया। अब करने जा रहे हैं दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मृदा। देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करें तो ये पूरा का पूरा रीजन देख रहे हैं, इसी रीजन में ये मृदा पाई जाती हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को बुंदेलखंड का पठार और बंगेलखंड का पठार है। यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण का जो पठार है उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। यहाँ की मृदा को बुंदेलखंडीय पठार कहा जाता है। नोट कर लीजिए, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं। आंसर इज दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा को। अगर हम बात करें दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली आदि जिलों में है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इतने रीजन में ये मृदा पाई जाती हैं। इस मृदा में लाल मिट्टी, परवा, मांड, राकर, भोटा आदि मृदा की प्रधानता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर हम बात करें दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण मृदा है पहले आपकी लाल मृदा। फ्रेंड्स, कंसेप्ट को समझिए। लाल मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। पहला पॉइंट नोटेड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाल मृदा का निर्माण किन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। आंसर इस आग्नेय चट्टानें। पहला नोट कर लीजिए। साथ साथ में यह मृदा जो लाल मृदा है वो इलाहाबाद यानी प्रयाग, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। यानी ये वाला जो रीजन है इसी क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार है। साथ साथ में इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना की कमी तथा लौह अंश की प्रधानता होती है। यानी लाल मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। लाल मृदा के लाल रंग का कारण लोहे की प्रधानता है। नोट इट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है। इस मृदा में अगर खेती की बात करें तो इस मृदा में दलहन और तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे समझते हैं उत्तर प्रदेश की में दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में परवा मृदा। परवा मृदा की बात करें तो इस मृदा को पोडवा मृदा भी कहा जाता है। नोटेड, यानी दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में जो परवा मृदा पाई जाती है उसे पोडवा मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमीरपुर, जालौन, यमुना के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ साथ में यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। नोटेड, हल्के भूरे बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इसमें खरीफ और रबी जिसमें ज्वार और चना की फसल उगाई जा सकती है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में दो चीज़ों पे हमने चर्चा किया। पहला, लाल मृदा आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से लोहे की प्रधानता है। दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। परवा मृदा जिसे पोडवा मृदा कहते हैं, यह है हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें ज्वार और चना की खेती किया जाता है जो अपने आप में महत्वपूर्ण कंटेंट है। फ्रेंड्स, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में एक मृदा है मांड मृदा या मार मृदा। मांड मृदा की बात करें तो ये जो मृदा है, काली मृदा रेगुर मृदा के समान चिकनी होती है। यानी इस जो मांड मृदा है ये रेगुर मृदा के समान ही चिकनी होती है तथा यह मृदा मृतिका मृदा है। मृतिका मतलब बोले तो जीवांशों से निर्मित है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में इसका रंग काला होता है।
इस मृदा में सिलिकेट, लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। इसमें जल की मात्रा बढ़ने पर, जल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जल की मात्रा बढ़ने पर चिपचिपी हो जाती है और खेती के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है। विशेषकर जो मांड मृदा है ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। नोट इट, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप फ्रेंड्स आपने मांड मृदा के संदर्भ में भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में तो एक और मृदा राकर मृदा, राकर मृदा यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है। इसमें तिल और चने की खेती की जाती है। यह मृदा पर्वतीय पठारी क्षेत्रों के ढलानों में पाई जाती है। फ्रेंड्स ये जो पर्वत क्षेत्र, ये जो ढलान है, इन्हीं ढलानी क्षेत्रों पर इस मृदा का निर्माण हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ साथ में भोंटा मृदा, जैसे पीछे भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ। भोंटा मृदा की बात करें तो इसका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भोंटा मृदा का निर्माण जो विंध्यन श्रेणी है, इस विंध्यन श्रेणी के टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है। लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड में शुष्क खेती की जाती है और उपज यहाँ पर औसत ही रहता है। यहाँ पर एक एक डायमेंशन को मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं हो। मैंने हर एक डायमेंशन को अच्छी तरह से पकड़ा ताकि आपके एग्ज़ाम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मृदा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो हैं। अगर ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।